हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक फ्रेंड शेयर जरूर कीजिए। कुछ देर बाद लिविंग हॉल में सब लोग आ चुके थे। विकल्प का चेहरा एलईडी लाइट की तरह चमक रहा था और सेम हाल डेविड का भी था। जब शमशेर जी वर्षा की तरफ देखकर बोले, हमने जो कहा था मैंने कर दिया। 1 घंटे बाद थारे एरोप्लेन का टाइम है। शमशेर जी की बात पर वर्षा अपना सिर हिलाते हुए बोली, थैंक यू मामा जी। वहीं विकल्प उन दोनों की बातें सुन वर्षा के हाथ को पकड़ बोले, तुम कहाँ जा रही हो? वर्षा विकल्प की बेचैन आंखों को देखकर बोली, कुछ काम है, हैदराबाद जा रही हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊंगी। लेकिन तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया, विकल्प ने वर्षा की बात पर कहा। जिसे सुन वर्षा विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, स्वीटी ऑलरेडी मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि मुझे कुछ काम है, मुझे हैदराबाद जाना है। विकल्प अपना सिर नहीं महिला वर्षा के हाथ को और मजबूती से पकड़ कर बोला, तुम नहीं जाओगी। वर्षा विकल्प से अपने हाथ को छुड़ा कर बोली, तुम अपने फर्ज से मुंह मोड़ सकते हो बट मैं नहीं। अधिराज अंकल को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना होगा। अथर्व वर्षा की बात सुनकर बोला, मतलब हम साथ में ऑफिस में काम करेंगे, मज़ा आएगा वर्षा एक नज़र अथर्व को देखने के बाद इग्नोर कर विकल्प की तरफ देखते हुए बोली, डोंट पैनिक स्वीटी, कुछ दिनों में आ जाऊंगी। विकल्प वर्षा को इग्नोर करते हुए गुस्से से बोला, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे इस बारे में बताना जरूरी भी नहीं समझा। तभी वहाँ पर चित्रांग नित्या के साथ आ जाता है और उन दोनों के साथ में देख कशिश आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, कहाँ चली भाई बहन की टोली? चित्रांग कशिश के सवाल पर नित्या की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसी से ही पूछ लीजिए। बिप्लो चार्ली अपना बैग लेकर नीचे आ जाते हैं। चार्ली का चेहरा लटका हुआ था क्योंकि अभी तक लीजा उसे पटी नहीं थी और कोई और लड़की भी नहीं मिली थी। प्रकृति रोनी रानी के साथ वहां जाती है क्योंकि ऋतिक ऑलरेडी गार्डन में खड़ा हुआ था और उसके साथ अमृत, राजीव और दीप भी थे। विक्रम वहां से सीधा इंदौर निकलने वाला था, इसलिए वो लोग फ्लाइट से जा रहे थे और वर्षा के साथ ही वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। ऋतिक अपने फ़ोन को लगातार स्क्रॉल करे जा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सर्द था, जिसे देखते हुए राजीव बोला, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? ऋतिक राजीव की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने इल्यूमेंटी के बारे में सुना है? राजीव प्रकृति के बात पर सोच में पड़ जाता है, जिसे देखकर अमृत ऋतिक कहता है, इल्यूमेंटी सीक्रेट एसोसिएशन जो कि अगर कुछ करने के लिए जुट जाए तो उसे करके ही रहती है किसी भी हाल में। लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? ऋतिक अमृत की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ नहीं। उसके बाद वहाँ पर खड़े सेल्वन से बोला, शेल्वन डू मुझसे मिलना चाहते थे, उनसे कहो। डियो मुझसे मिलना चाहते थे, उनसे कहो कि मैं तैयार हूँ। शेल्वन ऋतिक की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। दीप जाते हुए शेल्वन को देखते हुए ऋतिक से बोला, क्या ये अभी तक सपना को नहीं भूला? ऋतिक दीप की बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम भी तो पूरे 5 साल अपनी बीवी से दूर थे, भूल जाना चाहिए था उसे, क्यों नहीं भूले? दीप ऋतिक की बात सुन उसे एक नज़र घूर कर बोला, तुम बहुत बुरे आदमी हो यार। दीप की बात को इग्नोर करते हुए ऋतिक अमृत से बोला, फैमिली वालों के साथ रहना, मैं डीओ से मिलकर प्रकृति को मैसूर ड्रॉप करूंगा और वहां से असम के लिए निकलूंगा। अमृत ऋतिक की बात सुन कुछ पल सोच कर बोला, यार पता नहीं क्यों मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तभी वहाँ पर विप्लो दौड़ते हुए आ जाता है और अमृत की तरफ देखते हुए कहता है, भाई बस वाला रेडी हो गया, हमें निकलना चाहिए। अमृत अपना सिर हिला देता है और सब लोग एंट्रेंस की तरफ आ जाते हैं जहां पर बस खड़ा हुआ था। प्रजापति जी अपनी पत्नी के साथ वहीं पर खड़े हुए थे जब विप्लो प्रजापति जी की तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए बोला, आपकी पागल बेटी नहीं है, उसे दे देना मेरी तरफ से। प्रजापति जी विप्लो की बात पर मुस्कुराते हुए उसके हाथ से बॉक्स लेकर बोले, उसके प्रैक्टिकल का शुरू हो गए हैं इसलिए वो यूनिवर्सिटी निकल गई है, मैं ज़रूर तुम्हारा तोहफा उसे दे दूंगा। विप्लो प्रजापति जी की बात पर अपना सिर हिला देता है और जाकर बस में बैठ जाता है। नैना शमशेर जी के गले लगाते हुए बोले, मिलने आती रहूंगी पापा। शमशेर जी नैना की बात सुनकर बोले, तुम्हारे भाई को भी ज़रा समझा देना, नाराज़गी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि अपने माता पिता से मुंह मोड़ लें। नैना शमशेर जी की बात पर अपना सिर हिला देती है और उनसे दूर हो जाती है। निर्जला भी शमशेर जी से मिलती है। शमशेर जी अपने हाथ में पकड़े एक लाल एनवलप को अव्यक्त के हाथ में देते हुए बोले, जे थारे वास्ते लाड साहब। अव्यक्त शमशेर जी के हाथ से जल्दी से एनवेलप ले लेता है और शमशेर जी मुस्कुराते हुए समृति को भी एक एनवेलप देते हुए बोले, ये आपके लिए।
दीपांजलि वहाँ खड़ी शमशेर जी की तरफ देखते हुए बोली, मुच्छर दादाजी, आप सिर्फ उन्हें दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहा? जिसे सुनकर शमशेर जी मुस्कुराते हुए दीपांजलि को एक एनवेलप देकर बोले, सारे बच्चे को दूंगा। विप्लव बस की खिड़की से सिर बाहर निकालकर शमशेर जी से बोला, चीटिंग चीटिंग, मैं भी बच्चा हूँ, मुझे भी दो। शमशेर की निराशा से अपनी गर्दन हिलाते हुए सभी बच्चों और विप्लव की जिद पर अब उसे भी एक एनवेलप दे देते हैं। विप्लव अपने एनवेलप को खोलता है तो उसके अंदर 1000 रुपये थे, जिसे देखकर विप्लव एक्साइटेड होते हुए शमशेर जी से बोले, थैंक यू मामा जी। शमशेर जी विप्लव की बात पर मुस्कुराते हुए ड्राइवर से बोले, सबको ध्यान से लेकर जाना। ड्राइवर अपना सिर हिला देता है और उनका बस राजस्थान से मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। वहीं छत पर खड़ी हिमांशी आंखों में आंसू लिए जाते हुए बस को देख रही थी। वो बस हवा में अपना हाथ बाएं करते हुए हिला देती है। दोपहर का वक्त, गुड़गांव, हरियाणा। सीएम खत्री कोठी। आज खत्री परिवार में जश्न का माहौल था। आखिर उसे घर की बड़ी पोती राधिका खत्री की शादी एक बड़े परिवार में तय की गई थी, जिसकी धूम पूरे हरियाणा में मची हुई थी। काफ़ी सारे मेहमान वहां आए हुए थे और हर तरफ डेकोरेशन और डीजे वाले घूम रहे थे। मंडप बहुत ही खूबसूरत से सजा हुआ था और 2 मंडप बने हुए थे, जहां पर बड़ी ही खूबसूरत राइटिंग में वेडिंग लिखा हुआ था। वहीं मनमोहन खत्री जी एक कमरे के दरवाजे खटखटाते हैं तो उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और करण बिना उनकी तरफ देखे जाकर बिस्तर पर बैठ जाता है। मनमोहन जी करण के रिएक्शन पर थोड़ा चिढ़ते हुए बोले, मने समझ न आ रहा सा, तने किस बात की मातम छाई हुई सा? ना तेरा बापू बता रहा सा, न तेरी माँ बता रही सा, हो के रहा सा। करण मोहन जी की बात सुनकर अपनी तरफ देखते हुए बोला, आपको जो कहना है सीधा कहिए, मेरे पास और भी काम होते हैं। छोड़ा सिंपल से एक टुक से सवाल पूछ सू, तेरी परेशानी कैसे? मनमोहन जी ने पुकारते हुए पूछा, जिसे सुनकर करण मनमोहन जी की तरफ देखते हुए बोला, किस ताड़िया में आपरे मेरे कपार ने बैठा लू सु? छोरा भरक क्यों रहा से? मैं तो तेरा दादू सु। मनमोहन जी ने बचते हुए कहा, जिसे देखकर करण अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, मने 2 पल ठीक रहन दो। मनमोहन जी खड़े होते हुए बोले, अरोड़ा अपनी छोरी मैंने आपने पहले समझाया सुना, मैंने नी करनी बिया। करण ने मनमोहन जी की बात के बीच में काट कर कहा, जिसे सुनकर मनमोहन जी सख्त आवाज़ में बोले, जब मैं तेरी उम्र में था मैंने शादी कर ली थी और तने भी करना पड़ेगा। उसकी बेटी मुंबई के बड़े अस्पताल में डॉक्टर से। करण मनमोहन जी की बात पर फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, जाओ यार आप यहाँ से, जब से आया हूँ शादी कहकर जान खा रहे हो मेरी। आपको डर नहीं है कि आपका पोता इस घर को छोड़कर भाग जाएगा? तो इस कमरे से बाहर निकाल कर दिखा, फिर हरियाणा छोड़कर भागने की बात करना। मर्द की जुबान कभी कटती नहीं मेरी जान। अरोड़ा को मैंने जुबान दे दी से तेरी शादी उसकी बेटी के साथ होगी। मनमोहन जी ने सीधा अपनी बात रखते हुए कहा। करण मनमोहन जी की बात पर उन्हें देखते हुए बोला, आपने कहा डॉक्टर है, मुझसे शादी करेगी और बिना मिले शादी के लिए कैसे मान गई वो? मैं तो उसे पसंद भी नहीं करता। सुलझी हुई इज्जतदार परिवार की छोरी से फौटी देखा न मैंने, घनी सुंदर से, जिसलिए मैंने तेरा रिश्ता उसके साथ पक्का कर दिया। और इज्जतदार परिवार की बेटियां आर्गुमेंट ना करते हैं, अपने माँ बाप की बात मानते हैं, और तू तेरे दादू की बात नहीं मान रहा है, मेरी इज्जत रख लेना। मनमोहन जी ने करण को घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर करण गहरी सांस भरकर उनकी तरफ देखता है तो मनमोहन जी उसे घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। करण उनके जाने के बाद आह भरते हुए बोला, मेरा फ़ोन भी छीन लिया है, सिर्फ लैपटॉप दिया है, पता नहीं मैं क्या करूँगा। चित्रू कहाँ है यार? मेरी माँ भी इनका साथ दे रही है। लगता है अब तो पक्का घोड़ी चढ़कर रहूँगा मैं। सब उस चुड़ैल औरत के कारण हो रहा है। एक बार सामने आ जाए, थप्पड़ मारूंगा उसको, सेमरी सी शकल की। इतना कहते हुए करण अपने हाथ पर बिस्तर पर मारते हुए लेट जाता है। पूरी हवेली जगमग हो रही थी। जहां करण मुंह बनाए अपने कमरे में बैठा शोक सभा मना रहा था, वहीं उसके बगल वाले कमरे में उसके चाचा जी की बेटी राधिका काफ़ी खुश थी। आरोही की ना सुनकर करण उसके बाल को पकड़कर बोला, निकल मेरे कमरे से। आरोही करण से अपने बाल को छुड़ाते हुए कोशिश करते हुए बोली, भाई यार दर्द हो रहा है, बाल छोड़ो, दादू ने आपको रेडी करने के लिए कहा है। करण आरोही के कमरे के दरवाजे का पासला धक्का देते हुए बोला, तू निकल पहले मेरे कमरे से, और मुझे नहीं होना तैयार। और इतनी चुल मची है ना शादी की, तो दादू खुद बैठ जाए मंडप पर।
आरोही करण की बात सुनकर बोली, मुझ में इतनी ताकत नहीं है जो मैं दादू से मैं ऐसे कह दूँ, मैं भेज दूंगी उन्हें आपके कमरे में। करण 2 मिनट आरोही को घूरने के बाद उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। आरोही फ्रस्ट्रेशन में दरवाजे की तरफ देखने के बाद मुंह बनाते हुए राधिका के कमरे में चली जाती है। इधर बाहर चित्रांग की कार आकर रुकती है और वो पूरे हवेली के डेकोरेशन को हैरानी से देखने लगता है। नित्या खुद भी हैरान नज़रों से डेकोरेशन को देखते हुए चित्रांग से बोली, यहाँ पर किसी की शादी हो रही है? चित्रांग नित्या के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे भी समझ आ रहा है, लेकिन किसकी शादी हो रही है? और ये कहते हुए चित्रांग चुप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े अक्षर में राधिका वेड्स निहाल और करण वेड्स माही लिखा हुआ था, जिसे देखते हुए करण नित्या की तरफ देखता है, जिसने ऑलरेडी उस बोर्ड को देख लिया था। चित्रांग नित्या के उतरे हुए चेहरे को देख कर बोला, हे नित्या, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। नित्या ने धीमी आवाज में कहा, जिसे सुनकर चित्रांग अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, अरे अगर तुम इस तरीके से गिव अप कर दोगी तो मैंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है। हमारा बनाया रिश्ता खुद मैंने तोड़ा है, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बुरी हूँ मैं, नित्या ने आंखों में आंसू लिए कहा, जिसे देखकर चित्रांग अपना सिर नहीं में हिला कर बोला, करण से बात करनी होगी हमें, एटलीस्ट एक बार बात तो कर सकते हैं। चित्रांग की बात पर नित्या रोते उसकी तरफ देख कर बोली, क्या बात करूं? क्या ज़बरदस्ती उसे मंडप में बैठाया जा रहा है जो हमारे बात करने से वो शादी से मना कर देगा? चित्रांग नित्या की बात पर इधर उधर देखते हुए बोला, आई थिंक हमें एक बार बात करनी चाहिए। नहीं, हमें उसे बात करनी नहीं चाहिए। अगर वो हमें बताना चाहता तो बता सकता था, एटलीस्ट हमें ना सही आपको बताना चाहिए उसे, लेकिन वो अपनी खुशी में हमें शामिल करना ही नहीं चाहता, तो हमारा उसकी खुशी में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, नित्या ने रोते हुए कहा। जिस पर चित्रांग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर बोला, नित्या रोना बंद करो, तुम्हारे रोने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, एक बार करण से मिलकर बात करनी होगी। नित्या चित्रांग के डांटने पर अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, मुझे नर्वसनेस महसूस हो रही है। चित्रांग नित्या की बात पर सुनकर कुछ पल सोच कर बोला, मेरे पास एक आइडिया है। नित्या कन्फ्यूजन में चित्रांग की तरफ देखते हुए बोली, आइडिया? कैसा आइडिया? चित्रांग नित्या की तरफ देखता है और अपनी गाड़ी वहां से आगे की तरफ बढ़ा देता है। शाम धीरे धीरे ढल जाती है और रात में तब्दील हो जाती है। जब ढोल नगाड़े ताशे के साथ बारात आती है और माही ऑलरेडी खत्री हवेली में थी, वहाँ जितने भी लोग थे सभी बारात देखने के लिए बाहर निकल चुके थे और सभी लोग आने वाले दूल्हे के पूजा कर रहे थे। जब मनमोहन जी के मित्र साजन अरोड़ा मनमोहन जी के पास आकर बोले, तेरा पोता कटे से। मनमोहन जी से साजन की बात सुन अपने बेटे सूर्या की तरफ देखते हुए बोले, करण कट्टे से। सूर्या मनमोहन जी के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। मनमोहन जी घूरकर सूर्या की तरफ देखते हैं तो सूर्या चुपचाप वहाँ से करण को लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद सूर्या करण को लेकर बाहर आते हैं तो मनमोहन जी राहत की सांस लेते हैं। करण ने अपने सिर पर सेहरा बांध रखा था और राधिका के होने वाले पति निहाल ने भी अपने सिर पर सेहरा बांधा था, इसलिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। आरोही जो कि वंदना के साथ खड़ी निहाल का वेलकम कर रही थी, करण को देखकर वंदना से बोली, ब्रो आ गया। वंदना आरोही की बात सुन उसे घूरते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ मॉम, ब्रो तो रट लगा कर बैठे थे, मुझे शादी नहीं करनी, अचानक मान कैसे गए? मुझे पक्का कुछ अजीब लग रहा है, आरोही ने अपने शंका को जताते हुए कहा, जिसे सुनकर वंदना अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसके दादाजी उसे जान से मार देंगे और वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है। आरोही वंदना की बात पर अपना सिर हिला देती है। वही निहाल का वेलकम होने के बाद करण को भी सम्मानपूर्वक उसके मंडप में बैठाया जाता है और धीरे धीरे शादी की विधियाँ आगे बढ़ने लगती हैं। आरोही को माही को लेने जाने के लिए कहते हैं तो आरोही माही को लेने चली जाती है। माही जिसने बेबी पिंक कलर के खूबसूरत जोड़ा पहन रखा था, आकर करण के बगल में बैठ जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।